अस्सलाम स्टूडेंट्स, फोर्थ एंड मोशन इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स का सेशन नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे और इसका ये पार्ट 1 है। तो आज की जो क्वेश्चन फाइल है वो हमें भेजी है मोहम्मद आसिम ने, और मोहम्मद आसिम क्लास में नहीं है, थोड़ी उनको मसरूफियात थी। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन किया गया है, एनी बॉडी orbiting या orbiting around the earth is act as a freely falling body। इस पे वैसे मैंने डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 5 जो 1 थी उसमें हमने ये कर चुके हैं कि जो डी पार्टीज होती हैं जो किसी भी स्टार के गिर्द या प्लेनेट के गिर्द रिवॉल्व कर रही होती हैं, वो एज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ही एक्ट करती हैं। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है या नहीं क्लियर? जो क्लास में मौजूद है, दोबारा मैं रिपीट कर दूं, दोबारा एक्सप्लेन कर दूं या क्लियर है? तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें दोबारा। चलें ठीक है। अब देखें, लेट्स कंसीडर द फोर्स बैलेंस्ड, लेट अस कंसीडर द फोर्स दैट बैलेंस allows on object to remain, ये इंग्लिश में मिस्टेक है। as we know an object in orbit is constantly accelerating towards the earth। अब देखें, अगर ये हमारी अर्थ है ना, इसके गिर्द सैटेलाइट ने क्या करना है, रिवॉल्व करना है। वैसे तो ये आप जानते हैं कि एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, कंप्लीटली सर्कुलर नहीं होता, ज्यादा इसमें वो सर्कुलर होता है और थोड़ा इसमें एलिप्टिकल होता है। अगर ये सैटेलाइट है तो देखिए, सैटेलाइट एक मैस है, अर्थ इसको क्या करेगी, अपने सेंटर की तरफ नीचे वो करेगी। और इससे अगर हम थोड़ा सा और पीछे चले तो हम ये जानते हैं कि अगर हमने सैटेलाइट को इस ऑर्बिट में मूव करवाना है तो हर ऑर्बिट की एक स्पेसिफिक स्पीड है। जिस तरह आपने बोर मॉडल में देखा था ना, ये हर ऑर्बिट की एक एनर्जी है, वो एनर्जी आप देंगे तब वो उस ऑर्बिट में जाएगा, अदरवाइज वो वापस आ जाएगा। इसी तरह जो जमीन के गिर्द जो है ना ऑर्बिट्स, हर ऑर्बिट की या एक स्पेसिफिक वो वेलोसिटी है। अगर आप उस वेलोसिटी से सैटेलाइट को भेजेंगे तो फिर ये सैटेलाइट क्या करेगा, इस ऑर्बिट के अंदर ये रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। अगर आपने उस स्पीड से कम या ज्यादा इसको स्पीड दी है, यानी कि जो रिक्वायर्ड स्पीड है उससे कम या ज्यादा अगर आपने स्पीड दी है, तो ये फिर रिवॉल्व नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करेगा, नीचे फॉल कर जाएगा या ये ऊपर आगे की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया कि जितने भी ऑर्बिट्स हैं, और आप जानते हैं कि एक ऑर्बिट नहीं होता, काफी सारे ऑर्बिट्स होते हैं, और हर ऑर्बिट का अपना अपना वो पर्पस होता है। उसमें जो हम सैटेलाइट भेजे जाती हैं, वो सैटेलाइट का काम डिफरेंट होता है। तो ये अगर लोअर अर्थ ऑर्बिट अगर सैटेलाइट, अगर आप ये जानना चाहती हैं कि अर्थ के गिर्द कितने कौन कौन से सैटेलाइट्स होते हैं, उन पर कौन कौन सी स्पीड आपको चाहिए, उस पर भी रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद है। तो सलीम आप याद करवाइएगा लेक्चर के बाद, तो वो आपको सेंड कर दिया जाएगा कि इससे आपका मजीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अर्थ के गिर्द कौन कौन से ऑर्बिट्स होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। तो एस्केप वेलोसिटी वगैरह ये सारे वहां पर कंसेप्ट जो है ना वो डिस्कस होंगे। ठीक है, तो अब ये देखें, जैसे ही हमने रिक्वायर्ड स्पीड दी तो ये इसके गिर्द ये क्या करना शुरू कर दिया, रिवॉल्व करना शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि इसके पास फॉरवर्ड वेलोसिटी मौजूद है, क्योंकि हमने जाहिर है कि उसको हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी हमने इसको दी थी, वो वेलोसिटी इसके पास मौजूद है। अब ये क्या करेगा, और जब जब इसके पास इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, जिसका मतलब इसके पास इनर्शिया भी होगा। अब ये अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ नीचे वो अट्रैक्ट करता है। जिस टाइम ये इसको अट्रैक्ट करता है उसी टाइम ये जो सैटेलाइट की फॉरवर्ड मोमेंटम है या फॉरवर्ड स्पीड है, ये क्या करेगी, इसको आगे की तरफ धकेल देगी, तो ये नीचे फॉल नहीं करेगी। यानी आप यही समझें कि आप उम्मीद लगा के बैठे कि सैटेलाइट हम ही नीचे गिरा, लेकिन सैटेलाइट ने फौरन आगे निकल गया, फिर सैटेलाइट इस पॉइंट पर आ गया। क्योंकि जाहिर है कि हर पॉइंट पर ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं समझाने के लिए थोड़ा सा गैप मैंने वो लिया हुआ है। लेकिन ये सारा जो सर्कल है ना, हर सर्कल पर आपको ऐसा लगेगा कि अभी सैटेलाइट नीचे गिरा, लेकिन वो नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचकर आपको लगता है अभी सैटेलाइट नीचे गिरा, क्योंकि अर्थ इसको कंटिन्यूस नीचे की तरफ वो अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन वो क्या करेगा, वो आगे निकल जाता है, क्योंकि उसके पास
फॉरवर्ड वेलोसिटी मौजूद है तो उसका इनर्शिया वो क्या करेगा, उसको आगे की तरफ मूव करवाएगा, वो उसको नीचे फॉल नहीं करने देगा। तो ये बातें यहाँ पर लिखी हैं। As we know, an object in orbit is constantly accelerating towards the Earth, due to the gravitational force। ज़ाहिर है कि फोर्स तो लग रही है। ये एक्सेलेरेशन आप इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और आप जानते हैं कि आर क्या होता है, कैपिटल आर प्लस एच। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। ये वैसे मैं आपको बात बहुत दफा बता चुका हूँ कि स्मॉल आर क्या होता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि स्मॉल आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ अर्थ एंड इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ जी, एक और आपने सलीम ने सवाल कर लिया है, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट वो मैं बताना भूल गया था। अब देखिए फार्मूले में आप कैपिटल एम देखनी है। ये कैपिटल एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ अर्थ को। तो इट मींस जो एक्सेलरेशन होता है वो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता। वो किस पे डिपेंड करता है, वो अर्थ के मास पर डिपेंड करता है। सैटेलाइट के जो मर्जी आप मास दे दें, उस पर उसका एक्सेलेरेशन वो डिपेंड नहीं करता। उसका एक्सेलेरेशन हमेशा क्या रहेगा, जी ही रहेगा। यानी कि वो प्लेनेट पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर सन आ जाए तो सन के गिर्द कोई मतलब है प्लेनेट वो मूव कर रहा है, तो सन का मास जो है ना उसकी ग्रेविटेशन पे वो डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन। उसकी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मास वो फोर्स को करस्पॉन्ड करती है। क्लियर है ये पॉइंट, कि जो प्लेनेट होता है, नहीं सॉरी, जो सैटेलाइट होता है उसके मास पर वो जितना मर्जी आप दे दें उस पर एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं करता, बल्कि एक्सेलरेशन डिपेंड करता है ओनली मास ऑफ द प्लेनेट। अगर स्टार की बात कर ले तो वो उस से चला जाता है। वैसे भी अब खुद ही देख लें कि अर्थ का जो मास है उसके कंपैरिजन में जो सैटेलाइट का मास है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है ना, इसलिए वो कोई रोल वो प्ले नहीं करेगा। हाँ जी, ऐसे ही फसीला वो कोई रोल प्ले नहीं करेगी, इससे हम इसको इग्नोर कर देते हैं। However, object is also moving forward। वो पहले उसने बताया कि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, फिर वो कहता है कि वो फॉरवर्ड भी तो मूव कर रहा है ना, सर्टेन वेलोसिटी जो हमने उसको दी हुई है, हमने उसको जमीन से फेंका है, वो वेलोसिटी लेकर वो चला है, फिर ऑर्बिट में गया है। which means that it has a certain momentum that is perpendicular to the force of gravity। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही है तो उसका फॉरवर्ड मोमेंटम ये इस तरह से उसका एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और फोर्स कितनी लग रही है, दिस वन, दिस मोमेंटम जनरेट्स अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वैसे ये जो बात उसने की है ना, पहले उसने वो बताया है कि सर्टेन मोमेंटम उसके पास जो परपेंडिकुलर टू द ग्रेविटी है। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स को आसान बनाने के लिए, क्योंकि हमने जहाँ पर भी हम सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ते हैं ना, तो हम वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी पढ़ते हैं। हम ये कहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स की अपोजिट एक फोर्स लगती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये जो सैटेलाइट है वो नीचे फॉल नहीं करेगा, क्योंकि जितनी ये फोर्स से ग्रेविटी नीचे खींच रही है उतनी फोर्स जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको बाई की तरफ खींच रही है। तो जो अपोजिट इन मैग्नीट्यूड वो जब वो डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड सेम है तो वो सैटेलाइट फॉल नहीं करेगा। तो ये तो है मैथमेटिक्स के लिए। आप मैथमेटिक्स के लिए पोज करती हैं सेंट्रीफ्यूगल का कंसेप्ट, क्योंकि ये सीडो फोर्स होती है तो इन रियलिटी तो ये पेयर नहीं बन सकता, क्योंकि सीडो फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये बात उसने लिखी है कि जो मोमेंटम है वो क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा। इन रियलिटी क्या होता है, इन रियलिटी ये होता है कि ग्रेविटी है और फॉरवर्ड वेलोसिटी है बस। लेकिन अगर आपने मैथमेटिक्स के मुताबिक आपने फार्मूला जनरेट करना चाह रहा है कि आपने वो सारे जो सैटेलाइट्स होते हैं वो हर एक को आपने क्या करना है, वो ऑर्बिट में भेजना है, तो आपको कैसे पता चलेगा हमने इतनी स्पीड देनी है, वो सारा कुछ ज़ाहिर है उसके लिए आपके पास वो फार्मूला होना चाहिए। तो फार्मूला ड्राइव करने के लिए आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ये इनर्शिया फ्रेम नहीं है बल्कि नॉन इनर्शिया फ्रेम है। क्योंकि वो
एलिप्टिकल ऑर्बिट है तो यहाँ पर वो एक्सेलरेशन मौजूद है, यहाँ पर वो कोई मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आप न्यूटन के लॉस को नहीं लगा सकते, आपको थीटा फोर्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो यही बात उसने यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का लिखा है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जस्ट एज अ मैथमेटिकल टूल के तौर पर हमने लिया है, क्योंकि फार्मूला हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, फार्मूले के बगैर हम किसी काबिल नहीं है, हम बिल्कुल फारग हैं। कोई बातें यहाँ पर फिर लिखी हैं कि ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है और उसको ऊपर लेके जाती है। यहाँ से फिर हमारे पास फार्मूला आ गया ये वाला, स्क्वायर रूट जी एम ओवर आर। दिस इक्वेशन टेल्स अस, यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकती हैं। ही इज इक्वल, अगर आप जानना चाहती हैं कि मैंने कौन से ऑर्बिट की वेलोसिटी निकालनी है, तो वो इस फार्मूले से आप मालूम कर सकते हैं। अब जाहिर है कि मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन जी ये भी कांस्टेंट, इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जाहिर है कि जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगा। हमने देखा भी था कि वो से ऑर्बिट जो अर्थ के करीब होती हैं वहां पर स्पीड ज्यादा होती है, क्योंकि उनका डिस्टेंस कम होता है तो वहां पर स्पीड ज्यादा होती है। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड कम होती चली जाएगी। तो हर एक ऑर्बिट की जो स्पीड है वो डिफरेंट होती है। तो हमें समरी में हम कह सकते हैं कि द रीजन व्हाई ऑब्जेक्ट इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एक्ट एज फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज बिकॉज they are constantly accelerating towards earth due to gravity, but their forward momentum keeps them from actually hitting the earth surface। तब या ये आप इंटरव्यू में आंसर दे सकते हैं। द बैलेंस between the force of gravity and the centrifugal force allows the object to remain in stable orbit around the earth, and this balance is maintained by the object's velocity, mass and distance from the center of the earth। clear है? क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ पॉइंट मैसेज हैव जीरो डायमेंशन। तो ये अब पॉइंट मैसेज मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट होता है, फिजिक्स में यूज होता है टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशन। ये इसका मेन पॉइंट है, पर्पज होता है कि हम पॉइंट मैसेज को यूज क्यों करते हैं, अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए और मॉडलिंग ऑफ सिस्टम्स दैट इन्वॉल्व पार्टिकल्स विद वेरी स्मॉल साइज। ये अज्यूम किया जाता है कि पार्टिकल का जो सारा जो मास है वो कहाँ पर होता है। इट इज अज्यूम टू बी अ पार्टिकल विद मास बट नो फिजिकल साइज और एक्सटेंट इन स्पेस। The idea of a point mass is based on concept of mathematical point। जिस तरह मैथ में होता है ना पॉइंट, इसी तरह हमने इसी बेस पर हमने क्या कर लिया है, पॉइंट मैथ हमने ले लिया है, क्योंकि पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, पॉइंट जीरो डायमेंशन होता है। तो मीनिंग इट हैज नो लेंथ विड्थ और हाइट, पॉइंट की लेंथ विड्थ या हाइट नहीं होती। तो ये फिर आगे यहाँ पर इन फिजिक्स द mass of an object is typically treated as a property that is concentrated at a single point in space। ये हमने वो वो मतलब अज्यूम किया हुआ है कि जो सारा मैथ होता है वो एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द मैथ। हालांकि इन रियलिटी तो आप जानते हैं कि पूरा मैथ डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो पूरी बॉडी के जो मैथ है, यही वो लिखा हुआ था, मैथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज टिपिकली treated as a property that is concentrated as a single point in space। By assuming that an object has zero dimension, physicists can simplify calculation by treating mass of the object as being concentrated at a single point in space rather than being distributed over finite volume। तो अगर आपके ये कुछ शेप है तो आप ये नहीं कहेंगे कि सारा मैथ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप बोलेंगे कि ये जो सारी जो मैथ है ये एक सारा जो कंसेंट, ये अगर हम इसको इकट्ठा करें तो ये एक पॉइंट पर जाके सुकड़ जाएगा, उस पॉइंट के अंदर ये समा जाएगा। उसको आप क्या बोलते हैं, यानी कि ये बॉडी क्या बन गई है, आपने उसके मैथ को कंप्रेस किया है, कंडेंस किया है, तो एक पॉइंट में जाके क्या हो गया, वो कंपैक्ट हो गया है। तो यानी कि ये बॉडी अब ये पॉइंट बन गई है। तो जर इस पॉइंट की ना तो हाइट है ना विड्थ है, तो ये जीरो डायमेंशन है। तो ये इस तरह वो अप्रोक्सीमेशन हमने यूज की हुई है कि पार्टिकल के जो सारा मैस है वो एक सिंगल पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होता है।
लेकिन ये याद रखने की बात है कि पॉइंट मैसेज आर आइडियलाइजेशन, ये सिर्फ और सिर्फ आइडियलाइजेशन है, डू नॉट एग्जिस्ट इन फिजिकल वर्ल्ड। रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये अप्रोक्सीमेशन यूज करती हैं कि जो बॉडी हमें गिवन होती है क्वेश्चन में, हम सपोज कर लेते हैं कि उसका जो सारा मैथ है वो एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, तो फिर हम उसको एज अ पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि पॉइंट की कोई मै वो हाइट वेट वगैरह नहीं होती, इसलिए वो जीरो डायमेंशन रखती हैं क्योंकि वो बहुत ही छोटी होती हैं। तो इसी तरह फिर हम पॉइंट मैसेज को यही कहते हैं कि वो जीरो डायमेंशन होती हैं। लेकिन ये सारी बातें क्या है, आइडियलाइजेशन है। क्लियर है? ये आप आंसर दे सकते हैं। पॉइंट मैसेज मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट यूज इन फिजिक्स टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशंस मॉडलिंग। ये आई थिंक वो दोबारा रिपीट हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, a body is thrown vertically upward if air resistance is to be taken into account। वैसे तो अगर हम रेजिस्टेंस को कंसीडर ना करें तो जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने पे लगता है ना, उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में भी लगता है, यानी कि दोनों का टाइम क्या होता है, सेम होता है। हर पॉइंट पर क्योंकि वेलोसिटी सेम होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, वो सेम होता है। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस को कंसीडर कर लें तो वो कहते हैं टाइम देन द टाइम ऑफ एसेंट, यानी कि ऊपर जाने का टाइम वो कम है। जब टाइम कम होता है इसका मतलब है बॉडी जल्दी ऊपर चली जाएगी। देन द टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने का टाइम वो बड़ा है और ऊपर जाने का टाइम क्या है, छोटा है। जाहिर है कि जब छोटे टाइम का मतलब क्या है कि बॉडी जल्दी पहुंच जाएगी, और बड़े टाइम का मतलब क्या है कि बॉडी वो लेट आएगी। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसकी आप देख सकते हैं। अगर ये बॉडी है, ये ऊपर जा रही है, ठीक है, ग्रेविटी तो नीचे ही लगनी है ना जी। लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो किस डायरेक्शन में लगेगी, बताएं। रेजिस्टेंस किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। यानी किस केस में ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन ग्रेविटी की और एयर रेजिस्टेंस की डायरेक्शन दोनों की सेम है। ग्रेविटी भी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और एयर रेजिस्टेंस भी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो अगर आप नेट एक्सेलेरेशन मालूम करना चाहते हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो जी प्लस ए हो जाएगा। तो यानी कि नेट एक्सेलेरेशन आपको क्या मिलेगा सर, जब बॉडी ऊपर जाएगी तो एक्सेलेरेशन डिक्रीज होगी, और जब नीचे आएगा तब एक्सेलेरेशन इंक्रीज होगी। नहीं, जब बॉडी ऊपर जाती है तो एक्सेलेरेशन इंक्रीज हो रहा है। इसलिए यहाँ पर देखना, जो नेट एक्सेलेरेशन है वो दो, उसमें आपको बड़ी वैल्यू मिल रही है क्योंकि दोनों वैल्यूज एड अप हो रही हैं। आपका जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये एड अप होंगे। तो जब नीचे से ऊपर जाती है तो नेट एक्सेलेरेशन, जो इफेक्टिव एक्सेलेरेशन होता है, उसकी वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। और जब बॉडी नीचे आएगी तो आप इंक्रीज हो, तो क्या क्लियर है सलीम? और आप ये जानते हैं कि एक्सेलेरेशन क्या होता है? एक्सेलेरेशन होता है v ओवर टी, यानी कि टाइम के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जी। जब बॉडी नीचे से थ्रो करते हैं तो बॉडी ऊपर जाती है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, तो फिर हमारी एक्सेलरेशन भी तो डिक्रीज हो जाएगी ना। हमने पहली तो बात है कि एक्सेलेरेशन आप किसको कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को। तो आपने ये देखना है कि जी जो जी सर। चेंज इन वेलोसिटी है वो कितना हो रहा है। अगर तो चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा तेजी से हो रहा है तो फिर आपका एक्सेलेरेशन क्या होगा, वो उसकी वैल्यू ज्यादा आपको मिलेगी। होगा मतलब नेगेटिव एक्सेलेरेशन, क्योंकि जब नीचे से ऊपर जा रही है तो एक्सेलेरेशन की वो, क्योंकि आप जानते हैं कि जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो जो एक्सेलेरेशन पैदा होता है उसको रिटार्डेशन कहती है। जी तो जी मैंने आपको बताया था जो नेगेटिव साइड होता है वो वही मैं मैग्नीट्यूड के साथ नहीं होता।
वो तो जस्ट आपको डायरेक्शन बता रहा होता है कि वो बता रहा होता है इस केस में एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू है वो वेलोसिटी के अपोजिट है। तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन मतलब ये नहीं है कि उसका एक्सेलेरेशन कम हुआ है। एक्सेलेरेशन तो डिपेंड करता है चेंज इन वेलोसिटी पे। अब देखिए अगर आप नीचे से ऊपर जा रही है, पहले आपने क्या दिया, 20 मीटर पर सेकंड दिया है, ठीक है। इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी हो गई है 10, तो चेंज कितना आया 10 का। इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी हो गई है 8, चेंज कितना आया 2। इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी हो गई है 5 कर लें, चेंज कितना आया 3 का। तो यानी कि एक्सेलेरेशन इस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि कितना चेंज आया, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी सिर्फ इफेक्ट नहीं कर रही, यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस इफेक्ट कर रही है। तो जब एयर रेजिस्टेंस इफेक्ट करेगी तो ग्रेविटी भी एक्सेलेरेशन उसकी स्पीड को इफेक्ट कर रही है और फ्रिक्शन भी कर रही है, तो जो चेंज इन वेलोसिटी वो ज्यादा होगा। सर कहते तो यही ठीक है। एक्सेलेरेशन डिक्रीज तो नेगेटिव होगा। नहीं, जब स्पीड डिक्रीज होती है तब हम कहते हैं कि रिटार्डेशन पैदा होता है। अब खुद ही देख लेना कि एक्सेलेरेशन क्या होता है मरियम, चेंज इन वेलोसिटी। या बार बार आप कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि आप चेंज इन वेलोसिटी का वर्ड यूज नहीं करते। अब देखिए कि एक ये भी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है और फ्रिक्शन भी चेंज कर रही है, तो चेंज तो आपको ज्यादा मिलेगा। जब ये रेजिस्टेंस नहीं थी तब सिर्फ वो सिर्फ जी चेंज कर रहा था, लेकिन अब आप जी भी चेंज कर रहे हैं और ए भी चेंज कर रहे हैं, तो आपके जो एक्सेलेरेशन ज्यादा तेजी से चेंज होगा। तो जब ज्यादा तेजी से चेंज होगा तो इसका मतलब आपका जो इफेक्टिव एक्सेलेरेशन उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, होगा ये रिटार्डेशन ही। और अब अगर आप देखें -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है, चले इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। -2 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है कि पर सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी कितनी डिक्रीज हुई है, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यानी कि हर सेकंड में वेलोसिटी कितनी कम हुई है, 2 मीटर पर सेकंड। ये बात बता रहे थे, इसका मतलब ये 2 है, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। अगर ये 2 होता, अगर ये -2 के साथ होता, फिर होना था -2, यानी कि आपकी मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो जानी थी। मैग्नीट्यूड क्योंकि वेक्टर के पास दो कंपोनेंट होते हैं, मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होती है। तो ये जो नेगेटिव का साइन होता है ये मैग्नीट्यूड के साथ नहीं लगा होता, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। क्लियर है। ये रेजिस्टेंस बॉडी को ऊपर जाने से रेजिस्ट करेगी, इसलिए रेजिस्टेंस डाउनवर्ड, इसलिए रेजिस्टेंस डाउनवर्ड है। हाँ जी, इसलिए रेजिस्टेंस डाउनवर्ड है, क्योंकि फ्रिक्शन का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, मोशन को अपोज करना। मोशन ऊपर की तरफ हो रही है तो रेजिस्टेंस डाउनवर्ड एक्ट करेगी। जी ने तो वैसे ही डाउनवर्ड एक्ट करना है ना सर तो उसकी इस केस में जब सर सर जब बॉडी अपवर्ड जा रहा है तो फिर जी तो नेगेटिव होगा, जब माइनस जी और प्लस एक्सेलरेशन आप जैसे कह रहे हैं कि फ्रिक्शन वाला, तो फिर एक्सेलरेशन तो कम हो जाएगा। अगर इसको भी माइनस कर ले तो ये भी रिटार्डेशन है ना, ये वाला, ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड ली है, डायरेक्शन ही ली हुई इसलिए। जी यहाँ पर जो मैंने ये ए लिखा है ये मैग्नीट्यूड की बात है, वही आपको बता रहा हूँ। वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो क्या मैग्नीट्यूड कभी जीरो हो सकता, वो नेगेटिव हो सकती है, बताएं। मैग्नीट्यूड तो नंबर होता है, तो क्या नंबर कभी जीरो होती हैं वो। सर। ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि ये जो सारे नेगेटिव साइन जैसे वेलोसिटी होगी, फोर्स हो गया, तो ये नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं, ये नंबर के साथ नहीं अटैच होते। एक होता है -2, जिस तरह आप जीरो से पीछे आते हैं तो -1 होता है, -2 होता है, वो आपको बताता है कि ये नंबर -2 है। लेकिन वेक्टर की दुनिया में -2 का मतलब क्या है कि उसकी मैग्नीट्यूड 2 है और उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। ये बात बताती है, यानी कि कभी भी इस नेगेटिव का मतलब ये ना लें कि ये नंबर माइनस हो गया है। नंबर आपका हमेशा प्लस ही रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड आप जानते हैं कि हमेशा आप इस तरह मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना। अब ये -2 है, तो मैं आपको बोलूँ कि इसकी मैग्नीट्यूड लिखो, तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे सर 2 मीटर पर सेकंड। अब क्लियर है। जी
तो इसी तरह जब बॉडी नीचे से अब ऊपर से नीचे आ रही है तो ग्रेविटी जी ने तो नीचे एक्ट करना है, लेकिन अब जो फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है तो जो एयर रेजिस्टेंस है वो क्या करेगी, वो अब ऊपर की तरफ एक्ट करेगी। तो अब दोनों की जो डायरेक्शन वो क्या होगी, वो ऑपोजिट हो गई है। यानी कि जी डाउनवर्ड है और आपका जो दूसरा है वो अपवर्ड है, क्योंकि आप बॉडी नीचे आ रही है ना। तो अब आपकी जो है रेजिस्टेंस वो क्या करेगी, वो अपवर्ड जाकर एक्ट करेगी। तो अब आपका जो फार्मूला उसमें क्या हो गया है, दोनों एक पॉजिटिव है और एक आपका क्या है, एक आपका नेगेटिव है। तो आप देख लें कि इस केस में आपका जो नेट वो रिजल्ट आ रहा है जी माइनस ए आप आएगा। अच्छा, ए माइनस जी हमने क्यों नहीं लिखा? जी माइनस ए और ए माइनस जी दोनों में फर्क है, तो क्या ए माइनस जी भी लिख सकते हैं या जी माइनस ए ही होगा? बताएं। माइनस साइन तो ए के साथ है, नहीं, ए माइनस जी लिख सकते हैं या जी माइनस ए लिखना है, कंपल्सरी है। सर जी माइनस ए होगा, बिकॉज टू वर्ड अर्थ आ रहा है। अब मैं सब्ट्रैक्शन का असूल है कि बड़ी क्वांटिटी आपने वो पहले लिखती है और छोटी क्वांटिटी आप बाद में लिखती हैं। तो जी बड़ी वैल्यू है और ए आपकी छोटी वैल्यू है, क्योंकि ए की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, वो 10 से कम ही होगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो एक्ट कर रही है वो ज़ाहिर है कि उसका जो एक्सेलेरेशन होगा वो इतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं होगी, जी से वो कम ही होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको नेट एक्सेलेरेशन कम मिल रहा है, तो चूंकि इनवर्स रिलेशनशिप है तो यही वजह है कि जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है या नीचे से ऊपर जाती है तो टाइम में फर्क आता है। आज सिम क्लियर है? सर ये कंसेप्ट भी तो है ना कि जब बॉडी टूवर्ड अर्थ आएगी, पॉजिटिव लेना है बिकॉज डायरेक्शन ऑफ द बॉडी इज टूवर्ड द अर्थ। कि आपकी आवाज नहीं आ रही। है ना कि जब बॉडी टूवर्ड अर्थ आएगी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी फोर्स की तरफ ही है और डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स की ही तरफ है, तो उसको हम जी पॉजिटिव लेंगे। वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्शन ले नहीं ना रहे, यहाँ तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन तो हमने जिक्र ही नहीं किया। वो जो आप बता रही वो हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। जी सर। फिर आगे स्टेटमेंट्स हैं फॉर जी वन सर, डायमेंशन। जी ठीक है सर। नेक्स्ट है कि फॉर वन डायमेंशन मोशन द एंगल बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज आइदर 0 और 180 एंड इट डज नॉट चेंज विद टाइम। जी एक चेंज वन डायमेंशन मोशन में या तो एंगल 0 होगा या 180 होगा, ना तो एंगल 1 हो सकता है, ना एंगल 2 हो सकता है, ना एंगल 3 हो सकता है, या 0 होगा या 180 होगा, क्योंकि बॉडी इस तरफ जा रही है स्ट्रेट लाइन में। तो अगर तो वेलोसिटी वो इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो बी और ए की वो डायरेक्शन सेम होगी, तो तब एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। और अगर स्पीड डिक्रीज होना शुरू होगी तब इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तब एंगल कितना हो जाएगा, 180। तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो स्पीड इंक्रीज होना या स्पीड डिक्रीज होना, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है नहीं है। तो अगर इंक्रीज होगी तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, सेम डायरेक्शन की एंगल 0 और अपोजिट के लिए एंगल 180 डिग्री। तो ये वजह है कि वन डायमेंशनल मोशन के लिए आपका एंगल या तो 0 होगा या 180 होगा। क्लियर है? ये बातें यहाँ पर लिखी भी हुई हैं। However, it is important to note that in two-dimensional motion or three-dimensional motion, the angle between a velocity and acceleration vectors can change with time.
तो 2D और 3D में एंगल चेंज हो सकता है, लेकिन 1D में एंगल या 0 होगा या 180 होगा। 2D और 3D में एंगल कुछ भी हो सकता है। अब आ जाते हैं 2D पर। 2D पे वही बात है कि एंगल 0 या 180 के अलावा भी हो सकता है। ये अगर सर इनके अलावा मस्ट है। ठीक, क्या कहा आपने? सर एंगल 0 या 180 टू डायमेंशनल में हो ही नहीं सकता, या तो हाँ जी, आप जीरो सर मैं कह नहीं, रही हूँ कि जो एंगल होगा वो टू डायमेंशनल मोशन में 0 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता। हाँ जी ऐसे ही है। 0 या इनके 180 अलावा नहीं, ही कोई होगी, बात कंपल्सरी है। 0 या 180 वो 1D के लिए कंपल्सरी है। तो अगर 2D आप परफॉर्म कर रही हैं, तो 2D में अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वो जाहिर है कि उस वक्त बॉडी वो मतलब है उसकी मोशन स्ट्रेट लाइन ही होगी। अगर 2D में 0 या 180 वाला सीन आता है तो उस वक्त बॉडी की मोशन वो स्ट्रेट लाइन ही होगी, क्योंकि जाहिर है कि अगर यहाँ पर जो स्ट्रेट नीचे आ रही है ऐसे, तो इस डायरेक्शन में हो सकता है 0 या 180। For two-dimensional motion, the angle between acceleration and velocity is other than 0 और 180 डिग्री। देखिए 0 या 180 तो कोरस्पॉन्ड करती हैं 1D के लिए, इसलिए अदर देन ये आप इसका वर्ड यूज करेंगे, 0 या 180 के अलावा होगा। अगर 0 या 180 होगा तो वो फिर किसको कोरस्पॉन्ड करता है, वो 1D को कोरस्पॉन्ड करता है। क्लियर है फजीला? तो अगर देखिए 0 या 180 के अलावा कैसे हो सकता है, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कल आपने पढ़ा, यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर स्पीड इंक्रीज है वो कांस्टेंट नहीं होती, स्पीड वो चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर जो स्पीड है और एक्सेलरेशन के दरमियान एंगल 0 या 180 के अलावा हो सकती हैं। किस केस में? वर्टिकल सर्कल में। अगर हॉरिजॉन्टल सर्कल है तो इस केस में एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा, इसमें 90 के अलावा कोई एंगल आपको नहीं मिलेगा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान। लेकिन वर्टिकल सर्कल में एंगल 0 180 के दरमियान आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, कभी स्पीड आपकी ज्यादा होगी कभी स्पीड आपकी कम होगी, तो उस लिहाज से एंगल में भी वेरिएशन आएगी। तो अगर एंगल 90 डिग्री है तो आपकी जो शेप है वो किस में हो, वो कौन सी होगी, वो सर्कुलर शेप होगी, क्योंकि सर्कल में एंगल ऑलवेज 90 डिग्री होता है। जिस तरह 1D में ऑलवेज 0 या 180 होता है, तो सर्कल में ऑलवेज 90 डिग्री होता है। और अगर ये और यहाँ पर बॉडी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन जब आप वर्टिकल में चले जाते हैं तो वहां पर स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती, वहां पर एंगल 0 या 180 के। क्लियर है ये पॉइंट जो अभी मैंने बताए हैं? 1D के लिए एंगल क्या रहेगा, 0 या 180 डिग्री। सर्कल के लिए, हॉरिजॉन्टल सर्कल के लिए एंगल ऑलवेज 90 डिग्री। वर्टिकल के लिए 0 और 180 के दरमियान होगा। क्लियर है ये पॉइंट? फिर ये पॉइंट है कि द पार्टिकल स्पीड ऑफ पार्टिकल की जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है जब एंगल कितना हो, -90 टू +90 हो। तो तब बॉडी की स्पीड क्या होती है, बिटवीन उसने वर्ड यूज किया, ये याद रखना है कि जब एंगल -90 से, अब देखिए अगर ये +90 ऊपर है और -90 नीचे है तो इस केस में तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। लेकिन आप देखें जैसे ही अगर आप एंगल वो -80 करते हैं, -80 टू 90 करते हैं, तो अब ये क्या हो गया है, अब ये एंटी पैरेलल से थोड़ा सा वो पैरेलल की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे ये क्या होता जाएगा, इनके दरमियान डिस्टेंस कम होता चला जाएगा, तो ये पैरेलल की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। तो ये वो वजह उसने यहाँ पर लिखी है कि स्पीड इंक्रीज होगी, क्योंकि जब आप -90 से +90 की तरफ जाती हैं तो आप, क्योंकि इस केस में दोनों के एंटी पैरेलल हैं, तो जैसे ही आप -80 से पीछे आते चले जाते हैं, -80 70 60, वो 20 10 0 0 पे आगे 90 हो गए तो वहां पर स्पीड कांस्टेंट होगी। फिर आगे वो 1 2 3
तो तब आप क्या करती हैं, आप पैरेलल की तरफ जा वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो यही वजह है कि जितना पैरेलल की तरफ शिफ्ट होंगे उतनी स्पीड आपकी इंक्रीज होगी। और यही बात यहाँ पर लिखी है कि -90 डिग्री और 270 में एंगल आपके दोनों आपके क्या हैं, +90 और 270 दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है। तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इसमें वो क्या आ गया, वो आपका पैरेलल आ गया है। तो इसी तरह जब आप वो +90 से आगे तरफ वो जाते चले जाएंगे तो आप एंटी पैरेलल की तरफ शिफ्ट होंगे। तो जब आप एंटी पैरेलल